नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। लेकिन इस वक्त पहले सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां पर एक अस्पताल में आग लगी है और इस आग को बुझाने की कोशिश चल रही है। ये आग, बड़ी आग अस्पताल में लगी है जिसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका है और इसमें 4 लोगों की मौत की पुष्टि भी अब तक हुई है। हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। न्यू लाइफ स्पेशलिटी अस्पताल है जिसमें आग लगी है। आग काफ़ी ज़बरदस्त है, जिस तरह की तस्वीरों में आप देख रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक है कि एक अस्पताल जहां पर इतने लाचार बीमार लोग मौजूद हैं, वहां पर ये आग लगी। लोगों को निकलने में, वहां से निकालने में तमाम तरह की मुश्किल आ रही है। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है और 4 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक की गई है। ये हादसा मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ है, जहां पर एक अस्पताल में जबरदस्त आग लगी है और फायर ब्रिगेड ने अब आग पर काबू पा लिया है, ऐसी खबर आ रही है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं इस आग की। जबलपुर के एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये आग लगी और इससे कई तरह के सवाल जरूर खड़े होंगे कि एक अस्पताल में आग लगती है, किस तरह के प्रिकॉशंस और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स अस्पताल में होने चाहिए थे। अनुराग द्वारी इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले तो इस हादसे पर क्या अपडेट है? आग पर काबू पाया गया? लोगों की हालत कैसी है? अनुराग, इसकी क्या जानकारी मिल रही है? लगभग 30 बिस्तरों का ये अस्पताल था, यानी छोटा अस्पताल था दमोह नाके में। ये जबलपुर का एक रिहायशी इलाका है, वहां पर ये अस्पताल था। जितने भी वहां पर मरीज थे सबको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। जो रेस्क्यू का काम है वो पूरा हो गया है। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। 8 लोगों की इस दुखद हादसे में अब तक मौत की पुष्टि हो गई है, जिसमें से 5 मरीज हैं, 3 अस्पताल के कर्मचारी हैं। जो प्राथमिक जानकारी सामने आ रही है वो उसमें यही पता लगा है कि आईसीयू में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, फैली और पूरे इमारत को अपने चपेट में ले लिया। दमकल की गाड़ियां फौरन वहां पहुंच गई थी, प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए थे, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उस पर फौरन काबू नहीं पाया जा सका और इस दुखद हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। माफ कीजिएगा, 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 5 मरीज थे और 3 अस्पताल के कर्मचारी। मुख्यमंत्री भी लगातार वहां पर स्थानीय प्रशासन के सतत संपर्क में हैं। मुख्य सचिव को भी पूरे मामले में जो घायल हैं, जो मृतक हैं, उनके परिजनों से संपर्क करने के निर्देश मुख्य सचिव की तरफ से भी दिए गए हैं और पूरा प्रशासनिक अमला वहां जुटा हुआ है। आग की जांच कैसे फैली ये बाद में होगी, लेकिन प्राथमिक तौर पर यही पता लगा है कि आईसीयू में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। नगमा जी, आप बता रहे हैं कि 8 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 5 तो मरीज हैं और 3 जो है वो बकिया अस्पताल के कर्मचारी हैं। रिहायशी इलाके में अनुराग ये अस्पताल है और जो अस्पताल में जिस तरह के सेफ्टी प्रिकॉशंस, फायर एग्जिट, ये तमाम चीज़ें होनी थी, एक तो इन पे भी सवाल उठेगा कि क्या प्रिकॉशंस लिया गया था। आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ है, एहतियात या सेफ्टी नेट जिस तरह के होने चाहिए थे वो थे या नहीं। रिहायशी इलाकों में इतने सारे अस्पताल आजकल बन रहे हैं, वो भी अपने आप एक मुश्किल खड़ा करता है, क्योंकि एग्जिट को लेकर और उस इलाके में अस्पताल होना चाहिए था या नहीं, इन तमाम चीज़ों पर भी ज़रूर सवाल उठेंगे। बिल्कुल नगमा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको याद हो तो कुछ महीनों पहले जो हमीदिया अस्पताल, भोपाल का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां जब बच्चों के वार्ड में आग लगी थी और ऐसे दुखद हादसे में कई बच्चों की मौत हुई थी, तब हमने देखा था कि सारे फायर हाइड्रेंट सूखे पड़े थे, कोई भी अग्निशमन उपकरण काम नहीं कर रहा था। तो इस अस्पताल में भी यकीनी तौर पर, ये छोटा अस्पताल है, 30 बिस्तरों वाला अस्पताल है, लेकिन इस तरह की जांच होगी और पता लगेगी कि क्या वजह रही है। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है, दुखद हादसे में जिन 8 लोगों की मौत हुई है, मुख्यमंत्री ने भी राहत राशि का ऐलान किया है। कहा है जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। सारे वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद हैं अस्पताल के पास। जी, धन्यवाद आपका अनुराग। बहुत ही दुखद हादसा है ये भोपाल से थोड़े दूर पे जबलपुर जो शहर है मध्य प्रदेश का, वहां पर ये हादसा हुआ है। एक अस्पताल जो रिहायशी इलाके में है उसमें ये ज़बरदस्त आग लगी है। अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 8 लोग इसमें मारे गए हैं, 5 मरीज़ हैं और 3 अस्पताल के लोग हैं और अब आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। अस्पताल से मरीज़ों को दूसरे अस्पताल में भी शिफ्ट किया गया है। तो ये तस्वीर हम आप दिखा रहे हैं आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर की।
मध्य प्रदेश के जबलपुर से बहुत ही दुखद खबर आई है, लेकिन दूसरी जो बड़ी खबरें हैं उन पे बढ़ते हैं अब 5 की बात में और बात करते हैं झारखंड की सियासत की। झारखंड में नोटों की बदौलत सत्ता में उलट पलट का एक बड़ा खेल अंजाम तक पहुंचने के पहले ही बिगड़ गया। बंगाल के हावड़ा जिले में शनिवार की देर शाम बड़ी मात्रा में कैश के साथ झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों के पकड़े जाने के बाद इस खेल को लेकर अब तरह तरह की खबरें चल रही हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इस गिरफ्तारी के साथ झारखंड में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस नाकाम हो गया है। कांग्रेस के एक विधायक ने झारखंड में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि झारखंड में सोरेन सरकार को गिराने की साजिश रची गई थी, जिसके लिए प्रति विधायक को 10 करोड़ रुपए और मंत्री का लालच दिया गया था, मंत्री पद का लालच दिया गया था। शिकायत में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर भी इशारा किया गया है। कांग्रेस की शिकायत पर हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं और कांग्रेस में लंबे समय तक रहने की वजह से पार्टी में उनके कई दोस्त हैं जो उनसे मिलने आते जाते रहते हैं। इस बीच गिरफ्तार तीनों विधायकों की जमानत अर्जी खारिज हो गई है और उन्हें 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले की जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है। कांग्रेस इसे ऑपरेशन लोटस का हिस्सा बता रही है। बीजेपी इसे कांग्रेस नेताओं के भ्रष्टाचार का जीवंत मामला बताते हुए हमलावर हो गई है। इन सब के बीच सवाल ये जरूर है कि इस खेल की बिसात किसने बिछाई और इसमें कितने और कौन कौन से किरदार, जिम्मेदार या हिस्सेदार हैं। सवाल यह भी है कि क्या ऑपरेशन लोटस का बीजेपी का इरादा था या ऑपरेशन लोटस की आड़ में कांग्रेस अपनी राजनीतिक कमजोरी बीजेपी के सर मढ़ रही है। इन तमाम बातों का खुलासा शायद पूरी पुख्ता जांच के बाद हो पाए, लेकिन फिलहाल इसकी कड़ियां झारखंड से लेकर असम तक और बंगाल से लेकर दिल्ली तक जोड़ी जा रही हैं। ये तो एक विधायक का बात है। कांग्रेस का बड़ा बड़ा दिग्गज जो एकदम में टॉप मोस्ट से टॉप मोस्ट बोल सकता हूँ, वो सब भी मुझको मेरा साथ संपर्क में रहता है। कोई पॉलिटिक्स का बात नहीं करता है, लेकिन जब 22 साल एक व्यक्ति एक पार्टी में रहता है, संपर्क तो रहता है। तो इसके लिए कोई एक केस हो, कोई एक एफआईआर दर्ज करे, पता नहीं है कांग्रेस का क्या हो चुका है। तो ये जो खेल है उसकी कड़ियां कई राज्यों में जुड़ रही हैं और इस वक्त हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हैं जेएमएम से सांसद महुआ मांझी। धन्यवाद आपका हमारे साथ शामिल होने के लिए महुआ जी। और आपने तमाम आरोप प्रत्यारोप सुने, बल्कि इस पूरे मामले में अब जो है वो कांग्रेस और बीजेपी आरोप प्रत्यारोप शुरू है। कहना एक ये है कि ऑपरेशन लोटस वहां पे चलाया जाना था जो कि नाकाम हो गया है। तो पहले तो यही कि क्या अब वहां पे जो सत्ता में उलट पलट का खेल था, लग रहा है आपको कि ये डर खत्म हो गया? बिल्कुल, देखिए जब से हमारी सरकार बनी है जेएमएम कांग्रेस और राजद की, तब से ये षड्यंत्र चल रहा था और बात हवा में हमेशा आ रही थी। लोग कह रहे थे कि कभी भी कुछ हो सकता है। कई भाजपा के बड़े लीडर्स जो झारखंड के हैं, उन्होंने भी इशारे में कई बार मीडिया से इस तरह की बातें की थी कि अब इसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो वो सारी बातें मीडिया में हैं। और इधर हाल फिलहाल में एक बार और बड़ा प्रयास हुआ था, जिस समय कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी, लेकिन पूरा खेल समझ में नहीं आया था। लोग बचकर निकल गए थे। लेकिन इस बार जो षड्यंत्र हो रहा है, इसकी भनक मीडिया को भी थी, सरकार को भी थी और कुछ विधायकों की गतिविधि संदिग्ध थी कुछ समय से ही। वो मीटिंग्स वगैरह में भी नहीं आ रहे थे। कुछ समय पहले ये बात आ रही थी कि 9 विधायक अपना मोबाइल फ़ोन बंद करके कहीं चले गए हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये बातें कहीं ना कहीं चल रही थी। और आपने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरह से सरकार को गिराने की साजिश रची गई, तो झारखंड में भी ऐसा है और भी दूसरे जगहों पर भी लगातार इस तरह की कोशिशें दिख रही थी केंद्र सरकार की, जो भाजपा की। झारखंड में ये ऑपरेशन लोटस को लेकर बहुत दिनों से बातें थी और अब वो देखने को मिल गई है कि तीनों विधायक जो कि एक बड़ी राशि के साथ पकड़े गए हैं और उन्हीं के खिलाफ कांग्रेस के ही उनके साथी विधायक ने जो शिकायत दर्ज की है, इससे तो मामला बिल्कुल साफ हो गया है कि उनके पास भी ऑफर आया था और ये ऑफर जो है वो 10 करोड़ का था।
और लेकिन इसके अलावा जी, उसमें कौन भाजपा के बड़े लीडर शामिल थे, ये सारी बातें आई हैं। पर महुआ जी, अगर उनको ऑफर मिला था तो वो ऑफर को लेने के लिए भी तो लोग तैयार थे। सिर्फ देने वाले की गलती नहीं है, लेने वाले की भी है। और यही जो है वो इशारा करता है कांग्रेस की अपनी जो राजनीतिक कमजोरियां हैं, या जिस तरह से जो कांग्रेस की अभी स्थिति है। सवाल यह है कि बीजेपी का ये ऑपरेशन लोटस, बीजेपी का मान लीजिए इरादा था, पर इसकी आड़ में जो कांग्रेस का बचाव है वो अपनी राजनीतिक कमजोरी बीजेपी के सर मढ़ रही है। देखिए, ऐसा है ना कि बीजेपी सिर्फ पैसे का ऑफर नहीं देती है, बल्कि वो साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करती है। क्योंकि अभी इन दिनों आपने देखा होगा कि सरकारी तंत्रों का जो इस्तेमाल हो रहा है, ईडी और तमाम चीज़ें, वो उन्हीं के यहाँ छापेमारी कर रहे हैं जो कि भाजपा में नहीं है। भाजपा के किसी भी लीडर पर, झारखंड में भी ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत नेता हैं, मंत्री हैं, रह चुके हैं जो पहले, उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। मैं नाम नहीं बताना चाहती, लेकिन ऐसे कई लीडर्स हैं जो अभी आराम से बैठे हैं, उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है, ना ईडी ना कुछ। लेकिन ये ईडी की कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के नेताओं के यहाँ ही क्यों हो रही है, या सत्ता के करीबी लोगों के यहाँ ही क्यों हो रही है? इसीलिए प्रश्न उठता है कि अगर किसी को बरगलाया गया है तो वो सिर्फ पैसा को देकर ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ उन पर कई तरह के उनको डराया गया होगा, धमकाया गया होगा, कार्रवाई करने की बात कही गई होगी, तभी वो लोग टूटने के लिए मजबूर हो गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी, ये जो पूरा मामला है इसकी कड़ी कई जगहों पे है। असम से बंगाल के रास्ते ये सब झारखंड पहुंचने वाले थे, बताया जा रहा है। और हेमंत बिस्वा शर्मा को आपने सुना कि उनके ऊपर इस ब्लेम को डालना कितना गलत है, और लंबे समय से जो लोग राजनीति में हैं, एक दूसरे से बातचीत होती है, ये तमाम सफाई वो दे रहे हैं। तो आपको अब क्या लगता है कि ये जो खेल, जो भी बिसात बिछी थी, उसमें कौन हिस्सेदार लग रहे हैं? किसने ये बिसात बिछाई? किस तरह से? क्या ये खेल अभी पिक्चर बाकी है, या आपको लग रहा है कि ये खेल खत्म हो गया है अब? देखिए, खेल अब लगता है खत्म हो गया है, क्योंकि इनके साथ और भी जो इनके लीडर थे या जो विधायक थे, वो तमाम लोग भी अब थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए हैं, क्योंकि बहुत बदनामी भी हो गई है। उनमें से जो मेन 3 लीडर थे वो अरेस्ट हो चुके हैं, मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ चुका है। और कुछ दिन पहले अभी जो असम के माननीय मुख्यमंत्री जी बात कर रहे थे, उनसे कई ऐसे लीडर्स मिलने के लिए गए थे। ये बातें भी सामने आ रही है मीडिया के माध्यम से कि उनसे मिलकर यही तय किया गया था, और जिन विधायकों पर संदेह था, जिनके मोबाइल बंद थे, जिनकी गतिविधियां भी संदेहास्पद थी, उन्हीं लोगों से वो मिले हैं। इसीलिए लोगों का ये शक ज़्यादा पुख्ता हो रहा है कि इस खेल में वो शामिल हैं। जी जी, धन्यवाद आपका महुआ माझी। सारे अखबारों में यही बातें आई हैं। जी जी, धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो झारखंड में जो ये खेल शुरू हुआ है और इसके तार कई जगहों से जुड़ रहे हैं, और आपको बता दें कि शनिवार की देर शाम को झारखंड के 3 कांग्रेस विधायक जो हैं, उन जिसमें नाम है डॉक्टर इरफान का, राजेश कच्छप और नमन विक्सल, इन लोगों को पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में पकड़ा गया है। और जो गिनती शुरू हुई नोटों की, तो उसमें से 48 लाख रुपए जो हैं वो पाए गए हैं। अब यही सवाल है कि इनके साथ 2 अन्य सहयोगी भी थे, और क्या ये बीजेपी की साजिश थी? क्या ये यहाँ पर ऑपरेशन लोटस यानी कि कमल फूल खिलाने की साजिश थी? सरकार को गिराने की कोशिश थी और ये काम अपना काम हो गई है? ये सवाल तमाम उठ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं प्रोफेसर गोवर्धन दास, जो बीजेपी नेता हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य महासचिव हैं जेएमएम के, और आलोक शर्मा है प्रवक्ता कांग्रेस के। अभी हमने महुआ माझी को सुना। आप तमाम लोगों का स्वागत है। प्रोफेसर गोवर्धन दास, आरोप आपके ऊपर है कि सिर्फ पैसों की लालच नहीं देती बीजेपी, ये बीजेपी ऑपरेशन कमल करने की वहां पे कोशिश में थी, और वो साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करी, यानी कि ईडी हो गया, मंत्री पद का लालच हो गया, पैसे हो गए। अब ये खेल जो है आपका सामने आ गया और ये खेल अब खत्म हो गया है। गोवर्धन दास जी, आप इसका जवाब दे दें। गुड इवनिंग नगमा जी एंड मेरे सारे जो साथियों जो अभी टीवी पर बैठे हुए हैं। तो मैं 2-3 पॉइंट बताना चाहता हूँ। एक तो जब कभी भी कुछ हो जाता है, जब बीजेपी कहीं स्ट्रांग हो जाता है, कुछ भी मिल जाए बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया दिया जाता है। झूठ मूठ के इन लोगों और कोई काम नहीं, और कुछ होता नहीं है तो बीजेपी के आरोप लगा देता है। सेकंड बात यही है, तो बीजेपी को ये सारे जो पैसा जो कांग्रेस एमएलए को दिया जा रहा है और कांग्रेस एमएलए को मिला हुआ है,
ये क्यों बंगाल में क्यों मिले? बंगाल में तो बीजेपी सरकार है नहीं। तो एक्चुअली क्या होता है, मुझे जो लगता है इन लोग फालतू में बीजेपी का बदनाम कर रहा है, लेकिन ये पैसा आया हुआ है टीएमसी से। चोर चोर मसूरे भाई होता है। जब क्या टीएमसी में पार्थ चट्टोपाध्याय पकड़ा गया, ऐसा कि हर मिनिस्टर के घर इतना पैसा है क्योंकि उन लोगों का करप्शन गवर्नमेंट है, तो वो सारे पैसा आपके हटाने का कोशिश कर रहा है। कांग्रेस के सहायता लिया, कांग्रेस लोगों ने ये पैसा, ये टीएमसी से पैसा ले जा रहा है। तो इसमें बीजेपी का क्या रोल है? तो कांग्रेस का जवाब ले ले, इसमें एक इंटरेस्टिंग एंगल है यहाँ पर। आलोक जी, आप वापस आऊंगी गोवर्धन एक मिनट वापस आऊंगी। एक पॉइंट 30 सेकंड, हाँ एक पॉइंट जी, बोलिए 30 सेकंड और पॉइंट। हाँ। और ऐसा है कि कांग्रेस के बाद, कांग्रेस को तो सबको पता ही है, हाँ। कांग्रेस का दूसरा नाम है, क्या कहता है, ये जो क्या नाम है, हॉर्स ट्रेडिंग का दूसरा, हॉर्स ट्रेडिंग का दूसरा नाम है कांग्रेस। नहीं तो ये आपके ऊपर भी आरोप है, कांग्रेस लगा हाँ? सकती है कि हॉर्स ट्रेडिंग का दूसरा नाम है बीजेपी। बहरहाल जो आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर उठाया कि ये टीएमसी और कांग्रेस की साठगांठ है और आपने उनको चोर चोर मौसेरे भाई भी बता दिया है, तो जाहिर है कि आलोक शर्मा जी इस पे कुछ कहना चाहेंगे। नगमा जी, बड़ा हास्यास्पद है कि कोई पार्टी अपने ही विधायकों को अरेस्ट कराएगी, अपने ही विधायकों को सस्पेंड कराएगी। खैर, बीजेपी कुछ भी कह सकती, तो मोदी साहब लाल किले की प्राचीर से कुछ भी कह सकते हैं, तो डॉक्टर साहब का तो हम क्या कह सकते। मुद्दे की बात यह है कि गोवा में पाकिस्तान ने सरकार गिराई, अरुणाचल में जब वो विधायक वहां पर बैंकेट हॉल में जो गवर्नर ने मीटिंग ली थी विधानसभा की, वो नेपाल वालों ने की। कर्नाटक में जब गिरे थी सरकार, तो वो शायद लग रहा है कि श्रीलंका वालों ने गिराई। महाराष्ट्र में अभी जो विधायक थे वो आसाम न जाकर शायद वो चाइना में बैठे हुए थे। अरे भाई, किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? नोटबंदी का सारा पैसा बीजेपी के जेब में है और नोटबंदी का ही पूरा असर था कि उसके बाद तमाम सरकारें आपने गिराई। ईडी का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है, और बीजेपी केवल डर नहीं दिखाती है, लालच भी देती है, और कुछ लोग लालच में आते भी, और कांग्रेस के लोग भी कुछ लालच में आए, और बीजेपी बड़े टारगेट करके उनको बड़े बड़े औहदे भी देती है। शायद आलोक जी, मैं यही सवाल उठा रही थी इसके पहले। मैं आ रहा हूँ नगमा जी, मुझे पता है आपका सवाल, मुझे पता है आपका सवाल। ज्योतिरादित्य सिंधिया को शायद जो है वो रशिया के मंत्रालय में मोदी जी ने मंत्री बनवाया होगा। कुछ लोग हर तरह की हर पार्टी में होते हैं, लेकिन ये ऑपरेशन कमल नहीं है, ये ऑपरेशन कीचड़ है। ये पूरी तरह से भारतीय लोकतंत्र को दलदल में डाल दिया है और यहाँ पर समय रहते। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल वही था कि आप ऑपरेशन कमल को बहाना बनाकर या उसकी आड़ में अपनी राजनीतिक कमजोरी से नहीं बच सकते। कांग्रेस के कुछ लोग पैसा लेने के लिए या तमाम लालच में आने के लिए तैयार थे, तभी ये हो रहा है। बहरहाल मैं आप सुप्रियो भट्टाचार्य के पास जाना चाहूंगी, महासचिव है जेएमएम के। हाँ, बहुत छोटा सा उत्तर दे देता हूँ। बोलिए। मेरे हाथ में कर दीजिए, और कल से डॉक्टर साहब किसी भी चैनल पे दिखाई दे जाए तो बता देना मुझे। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ जी। इतना बड़ा डर है पॉलिटिकल, आप किसी पर भी केसेस लाद दीजिए, एक फैक्ट चेक बिना किसी तो मतलब कि केसेस के डर से, एजेंसियों का डर दिखाकर ये किया जा रहा है। लेकिन आपको लगता है कि अब ये नाकाम हो गई है बीजेपी यहाँ झारखंड में? सुप्रियो भट्टाचार्य, आपको लगता है कि ये जो भी जिसने भी बिसात बिछाई, जो भी इसके किरदार थे, इस समय आपका राजनीतिक संकट टल गया है या अभी संकट बचा हुआ है? महिमा जी, सबसे पहले तो आप सही, जो भी पैनल के लोग हैं सबको जोहार कहते हैं जी। और दूसरा है कि देखिए, ये संकट हम लोगों के लिए आज से नहीं, 1972 से ये संकट है यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए, क्योंकि इसी संकट के लिए ही हमारा जो संघर्ष हुआ और हमारी जो बलिदानें हुई, हमारा जो त्याग हुआ, उसके बाद ये राज्य हम लोगों ने लड़के लिया, कोई खैरात नहीं लिया। नंबर 1। और नंबर 2, अब जब चूंकि यहाँ पर एक लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ जिसका आदिवासी मुख्यमंत्री, तो उस पर इनको तकलीफ हो गई। देखिए, सबसे बड़ा चीज आपको समझना पड़ेगा, ये लगातार ये चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि जो सबसे बड़ा लगभग 80% माइंस एंड मिनरल्स और आपको जियो मिनरल्स जो है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड में, और यहाँ पर कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। इसलिए झारखंड को यह टारगेट बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अडानी बैठा हुआ है जो यहाँ के पानी से, यहाँ के कोयले से, यहाँ के जमीन पर बैठ के बिजली का उत्पादन करेंगे और बांग्लादेश को बेचेंगे। झारखंड को एक यूनिट भी नहीं बेच सकते। सवाल यहाँ पर इस चीज को देखकर
लगाइए कि यहाँ कॉर्पोरेट राज स्थापित होता है, उसके लिए सारी पहल चल रही है। और मैं आपको कह रहा हूं कि ये संकट नहीं, हमारे लिए संघर्ष है, और ये संघर्ष हम लोगों का जारी रहेगा अगले कई सालों तक, क्योंकि ये कभी नहीं चाहेंगे जो औपनिवेशिक शक्तियां हैं जी वो झारखंड में किसी आदिवासी मूलवासी के हाथ में शक्ति दे दे। जो 5वीं अनुसूची है, वो 5वीं अनुसूची के तहत जो हम लोगों को शील्ड मिला हुआ है, जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है, वो कायम रहे। देखिए बार बार ये लोग आदिवासी राष्ट्रपति की बात करते हैं, लेकिन पेशा पर चुप हो जाते हैं, सरना धर्म कोड पर चुप हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको इस बात को कहता हूं कि ये लोग आदिवासियों के हित के लोग नहीं है। पिछले बार कौन सरकार में आया था, किन्होंने सरकार बनाई थी, किन्होंने मोमेंटम हासिल किया था, किस प्रकार से बंदर बाट हुआ। तो ये सारी चीजें एक पूरी कवायद शुरू हुई है 2019 के बाद। आप देखे होंगे 2019 के बाद कर्नाटक सरकार को गिराने के लिए महाराष्ट्र का प्रयोग किया गया, मध्य प्रदेश सरकार को गिराने के लिए कर्नाटक का प्रयोग किया गया, राजस्थान सरकार को गिराने के लिए हरियाणा का प्रयोग किया गया। अब महाराष्ट्र सरकार गिराई गई आसाम के प्रयोग से। झारखंड में भी इस प्रकार के कार्रवाई इन लोगों की सोची थी, लेकिन हम लोग इतने बिजी लोग, हम जानते हैं कि हमको किन पर नजर रखना है। क्योंकि देखिए तो वही तमाम सरकारें, आपने उदाहरण दिया कि तमाम सरकारें गिराई गई, झारखंड की सरकार को गिराने की कोशिश थी, पर इस समय आप कह रहे हैं कि संकट टल गया है या चला नहीं है। मैं कह रहा हूं संघर्ष जारी है, संघर्ष जारी है, ये फिर कोशिश हो सकती है। प्रोफेसर गोवर्धन दास ये आरोप लगाया है, आरोप लगाए हेमंत बिस्व शर्मा पे कि उनकी मदद से यहाँ पे सरकार गिराया जा रहा था, 10 करोड़ रुपया, मंत्री पद, तमाम लालच देकर। नागमा जी मुझे एक ही मिनट दीजिएगा, मैं दोनों प्रवक्ता बिल्कुल बोलिए। ये उत्तर देता हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता से मेरा यही क्वेश्चन है, यही मेरा प्रश्न है। तो कांग्रेस तो क्या कहता है, जो उनका दूसरा नाम ही है हॉर्स ट्रेडिंग, और ऐसे कई सारे उदाहरण है, हजारों उदाहरण है। 1980 से शुरू होता है गोवा से। एनीवे, एक तो वहां चले गए। तो और दूसरी बात आपसे यही पूछना चाहता हूं, आपका जो लीडर आप चुनते हैं, आपका जो एमएलए आप जो पद के लिए चुनते हैं, तो आपसे बेईमानी करके चले जाते हैं। आपका ये लीडर चुनना ही गलत है, ये आप पहले मान लीजिए, क्योंकि आपका लीडर ही गलत है। और दूसरी जो हमारी दूसरे सज्जन है, उनसे मैं बात करता हूँ, ये लोग हवा में बात करता है, क्या कहता है वो, ये हवा में क्या करता है, यहाँ आदानी है, वहाँ ये हो जाएगा, वो बिना प्रमाण बात करता है। ये क्या कहता है, ये बिना प्रमाण के कुछ भी कोई भी बोल सकता है। ये क्यों आप बोलते हैं? आपके जब कुछ बोलने का नहीं होता है तब बीजेपी के ऊपर आप आरोप लगा देते हैं। ये क्यों करते हैं? आप थोड़ा सा मैच्योरिटी आपको आना नहीं। उन्होंने उदाहरण दिया ना, इतनी सारी जगहों पर बीजेपी ने सरकार गिराई, जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां बीजेपी दूसरी सरकार चलने नहीं दे रही, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ भी यही कोशिश है। उन्होंने उदाहरण दिया महाराष्ट्र का। बहरहाल सुप्रियो भट्टाचार्य इस पर जवाब देना चाहते हैं। पहले आदरणीय गोवर्धन दास जी, आपके नाम के आगे प्रोफेसर लिखा हुआ है। हाँ। मैं समझता था कि आप शायद कुछ जानकारी रखते हो, और भाषा से आपका लग रहा है कि आपका एसेंट इंडिया के साथ। तो गोड्डा बोल के एक जगह है हमारे यहाँ पर, आपके सांसद है वहां पर लिखित आप दीजिए, उनसे पता कर लीजिएगा कि अडानी का प्लांट किस शर्त पे और किनके लिए लगाया गया। नंबर 1। नंबर 2, गोवर्धन जी, बहुत हंसी आएगा आपको, आपके खिलाफ चुनाव जीतकर जो व्यक्ति बाबूलाल मरांडी जी इस बार विधानसभा पहुंचे, वो आपके विधायक दल के नेता हैं। मालूम है आपको? थोड़ा ज्ञान वर्धन करके आइए, खाली सामने प्रोफेसर लिखने से नहीं होता है, संघर्ष से आइए। ये बैठे बिठाई ड्राइंग रूम में राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। आपको हम बता रहे पूरी जिम्मेवारी के साथ, हमारे पास 16 विधायक। सुन लीजिए सुन लिया आपको, सुन लीजिए। अरे रुकिए, क्या कहते हमारे साथ में संपर्क में आपके भारतीय जनता पार्टी, हम इसलिए नहीं शामिल कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि मैंडेट का अपमान करें। हम लोगों ने कहा है आप चुनाव के पहले इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी से हमारे दल में आ जाइए, हम कंसीडर करेंगे आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे या नहीं देंगे। हमको जिस दिन चाहे हम गिरा देंगे आपके भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के विधायक दल को। इसलिए अरे सुप्रियो जी, एथिकल
स्ट्रगल करते हैं, हम नॉन एथिकल स्ट्रगल नहीं करते हैं, हम बिलो द बेल्ट वार गोवर्धन दास जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं। सुप्रियो, 1 मिनट सुन लीजिएगा जी। अरे सुप्रियो जी, पहले ये चीज बताइए, तो मैं प्रोफेसर हूँ या नहीं हूँ, क्या कहते हैं, मेरे खुद से प्रोफेसर जानकारी है कि नहीं है? आप क्या कहते ये चाहते हैं जो अदानी जी क्या कहते आपका वहां जाके जो क्या कहते हैं उनका इंडस्ट्री बैठा रहा है, ये आप इंडस्ट्री नहीं बैठाना चाहते? अदानी और क्या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कहीं जाके कहीं ये स्टेट में जाके ये इंडस्ट्री बैठाएगा, ये तो डेवलपमेंट होगा। आपके एक कौन सी कैसे बात कर रहे हैं आप क्या कहते हैं ये आपका ऐसा बात करना शोभा नहीं देता। और कहाँ का क्या आपके पास 16 बीजेपी का एमएलए आपके साथ ये है क्या कहता है संपर्क में है, इसके मतलब ही आप दूसरे को इंस्टिगेट कर रहे हैं। आप ही खुद ही बता रहे हैं, तो दूसरे लोगों को आप ये तोड़ना कोशिश कर रहे हैं। क्यों ऐसा बता रहे हैं कि हम उनको नहीं लेंगे, हम उनको चुनाव के पहले नहीं लेंगे। चुनाव के वक्त यदि वो पार्टी छोड़ के आएंगे तो उनके कैंडिडेट पर हम विचार करेंगे। अच्छा, लेकिन ये सुप्रियो भट्टाचार्य, ये साफ कहना है हेमंत बिस्वा शर्मा का कि कोई कुछ भी प्रेशर में आके आरोप लगा सकता है, पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया है, और इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। आलोक शर्मा जी, आप कांग्रेस के ऊपर आरोप ये है कि बेबुनियाद ये आरोप लगाए जा रहे हैं, और हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम जो आ रहा है कि असम के मुख्यमंत्री के सहारे ये सरकार गिराई जा रही थी, ये सच नहीं है। वो इस बात से उन्होंने किनारा किया है। कांग्रेस के अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसके तहत, यानी अगर भ्रष्टाचार है या अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कमजोरी है, तो क्या उसको आप असम के मुख्यमंत्री के सर बढ़कर इससे बच सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जहां जहां पर सरकार गिराने का काम होता है, जहां जहां कांग्रेस के विधायक या कांग्रेस पार्टी सरकार में शामिल है, ये ऑपरेशन कमल, ऑपरेशन कीचड़ वहीं पर होता है। आप बताइए, उड़ीसा में एक भी हमारा विधायक गया कहीं से कहीं? आसाम में कहीं से कहीं गया हमारा विधायक? लेकिन जहां पर हमारी सरकार है या हम सरकार में शामिल हैं, वहीं पर ये ऑपरेशन होता है। इवन रीजनल पार्टीज को भी बीजेपी डिस्टर्ब नहीं करती है। आप देखिए, पहला केस है जब रीजनल पार्टी के सीएम को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया है। ना तो ममता बनर्जी के यहाँ पर एमएलए को तोड़ने का प्रयास किया गया, ना कहीं और किसी राज्य में, ना केजरीवाल को टच किया गया। तो मतलब सिर्फ कांग्रेस पर ही हमला होता है। और ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी, ये तो 2015 में इनके खिलाफ तो सीडी आई थी, बीजेपी ने ही निकाली थी। आज हम हेमंत बिस्वा शर्मा जी को बीजेपी जो है अपना आदर्श मान रही है, तब सड़कों पर निकली थी कि इनको इस्तीफा दीजिए और इनको अरेस्ट कराइए। उसके बाद वो इनके आदर्श हो गए हैं। यही बीजेपी का है। मुकुल रॉय हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, और तमाम लोग हैं जो बीजेपी में जाते हैं, वो गंगा नहा जाते हैं वहां पर। और पूरी तरह से बीजेपी जो है भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा हो गई है। भारतीय वोटर उसकी जो प्रतिष्ठा थी उसको समाप्त कर दिया है। आप जिस तरह से ईडी केवल और केवल विपक्षी दलों के यहाँ पर जाती है और सरकारों को गिराने का काम करती है, और उसके बाद कहेंगे साहब अपना आप घर संभालिए, मुझे लगता है ये भारतीय लोकतंत्र में एक गलत तरह की परंपरा और नींव डल रही है। जी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि नागमा जी, मैं 10 सेकंड ही लूंगा। हमारी कांग्रेस के प्रवक्ता जी को मैं ये बता देता हूँ जी, ये मान लीजिए बीजेपी ये दुनिया का वर्ल्ड का सबसे बड़ा पार्टी है, और बीजेपी सबसे भ्रष्ट भी, क्योंकि कांग्रेस का आसमान से जमीन से पाताल तक सारे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी में है। आप जरा चुप हो जाइए 2 मिनट। चुप हो जाए 2 मिनट, 1 मिनट चुप हो जाइए। आपका मुंह पे ताला लगा दीजिए 1 मिनट के लिए। सीबीआई के कार्यालय को खोल देता हूँ, पुलिस रात को 2 बजे जाकर घेर लेती है, और आप लोगों को आपका मास्क मैं खोल देता हूँ, आपका जितना सारे आपका, अरे भैया, आपका सोनिया गांधी, राहुल गांधी अभी भी बेल में है। एक भी कांग्रेसी को जेल में नहीं डाल पाए आप लोग। अरे आप बेल में है, अभी भी बेल में है। पता है आपका बेल पे तो पता नहीं कौन रहा है। वैसे बेल पर कितने सारे नेता हैं, इसकी तो लंबी फहरिस्त है। और इस समय हमारे पास चर्चा के लिए इतना ही समय है। ये आरोप और प्रत्यारोप जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि रीजनल पार्टीज को, क्षेत्रीय पार्टीज को बीजेपी टारगेट नहीं कर रही, ये कांग्रेस के पीछे है। जहां जहां पर भी कांग्रेस है वहां पर सीधा हमला किया जा रहा है। तो इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का हमारे साथ शामिल होने के लिए। अब हम ब्रेक के बाद बात करेंगे संजय राउत की। ईडी के हिरासत में है संजय राउत।
शिवसेना नेता संजय राउत को मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने 4 दिन की ईडी हिरासत में आज भेज दिया। हालांकि ईडी ने 8 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की दी है। ईडी ने संजय राउत को कल आधी रात को पत्राचौल घोटाले में गिरफ्तार किया है। खबर है कि कल संजय राउत के घर ईडी की तलाशी में 11.5 लाख रुपए कैश मिले। संजय राउत की गिरफ्तारी जो हुई है उसमें 3 मुख्य बातों को आधार बनाया गया है। पहला कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, दूसरा उनके पास से अवैध कैश की बरामदगी हुई है और तीसरा कई अहम दस्तावेज की बरामदगी। अपनी गिरफ्तारी से पहले संजय राउत ने कहा कि लोगों को मार कर मेरे खिलाफ झूठे दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। ये महाराष्ट्र और शिवसेना को कमजोर करने की साजिश है। संजय राउत साहब, तुम संघर्ष करो। शिवसेना नेता संजय राउत को आज ईडी के इस अदालत में पेश किया गया था, जहां पर ईडी ने अदालत ने 4 दिन की ईडी हिरासत दे दी है। हमारे साथ हैं संजय राउत के वकीलों की टीम में शामिल धर्मेंद्र मिश्रा और साथी सनी जैन है। धर्मेंद्र, पहले बताइए कि 4 दिन की ईडी की कस्टडी आखिरकार मिल गई, क्या आप लोग कहेंगे? नहीं, ठीक है, हमें तो जो करना है कि देखो, जुडिशरी ने अपना पार्ट रखा है, हमने हमारा वहाँ पे चैलेंज किया, फाइट किया, और वो उनका डिमांड तो ज़्यादा दिनों तक था, लेकिन 4 दिन की जो कस्टडी मिली है और उस कस्टडी के अंदर जो भी उनको हमसे पूछना है वो हम उनको जवाब दे देंगे। हमारे जो क्लाइंट है संजय राउत जी, हमारे पार्टी के जो लीडर है ऑनरेबल एमपी, उनके प्रेजेंस में उनके वकील भी वहाँ रहेंगे और उनको जो भी उनको पूछताछ करना है वो हम दे देंगे उनको। जी, हमारे साथ सनी जैन भी हैं। सर, ये बताइए कि जब ईडी रिमांड के लिए जब जिले कह रही थी, तब उन्होंने कहा कि प्रवीण राउत जो है वो संजय राउत के फ्रंट मैन है। ये उन्होंने सर, मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, जो मैं सबको अवेयर भी करना चाहता हूँ। कोई किसी का दोस्त है और वो दोस्ती ने उसने गलत किया है तो ये भी गलत है। ये कोई लॉ नहीं है हमारे पास सर। हम जिस लॉ के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं वो जस्ट एक फ्रेमिंग है मेरा और आपका कि इसका दोस्त गलत है तो ये भी गलत है। आज आप जब एक ईडी की एप्लीकेशन का अगर आप पूरा अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एप्लीकेशन कितनी वेग है। उसके अंदर इतना ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन रखा गया है कि इन्होंने ये किया होगा, ये कर सकते हैं। अगर आप इतनी बड़ी एप्लीकेशन और इतनी बड़ी इंक्वायरी कर रहे हैं तो आपके अंदर सर्टेनिटी क्यों नहीं है? इस चीज को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। और इस चीज को जज ने भी समझा और बोला कि इस पूरी एप्लीकेशन को पढ़ने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे नहीं, मेरे को नहीं लगता कि 8 दिन की कस्टडी रिक्वायर्ड है। उन्होंने भी क्लियर बोल दिया कि नहीं, ओनली टिल 4th, यानी आज 1st इज ओवर, 2nd, 3rd एंड 4th को वापस इधर लाके उनको प्रेजेंट करना है। ये है संजय राउत के जो वकीलों की टीम है, उसके एक सदस्य सनी जैन, जो बता रहे हैं कि कोई भी तथ्य सामने नहीं रखा है, सबूत नहीं रखा ईडी ने, सिर्फ पूछताछ के लिए कुछ वजह रखी है जिसके हिसाब से उन्हें ईडी कस्टडी दी गई है। वैसे इस पूरे मामले में कोई सबूत नहीं है और सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ही संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज संजय राउत के समर्थन में पूरी तरह से मैदान में आ गए। उद्धव ठाकरे ने पहले संजय राउत के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ बोलने पर मिटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो बीजेपी के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा कि असली शिवसैनिक कभी झुकता नहीं है, जो झुक गए वो शिवसेना छोड़कर चले गए। और ऐसे कहा जाता है कि हिटलर ने उस वक्त अपने सारे लोगों को कहा था कि ये व्यक्ति है कौन, है कहाँ। आज आप परिवार से भी मिलकर आए। नहीं, मुझे संजय राउत पर अभिमान है और बाला साहब का असली सैनिक सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन ये झुका नहीं। जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए और झुकने वाला कभी शिवसैनिक नहीं हो सकता। जो भी लोग कह रहे थे कि हम बाला साहब की जो भी हमारे पास एक शिक्षा थी, शिक्षा म्हणजे मराठीतली नहीं, शिकवण ज्याला, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो हिटलर एक समय ऐसे आया था कि उस वक्त लग रहा था कि शायद हिटलर जीत जाएगा, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगा। तो उस वक्त डेविड लो, मतलब हिटलर बॉम्ब डालता था और डेविड लो एक कार्टून निकालता था और वो कार्टून का जो एक परिणाम हुआ करता था वो बॉम्ब से भी ज्यादा होता था। और ऐसे कहा जाता है कि हिटलर ने उस वक्त अपने सारे लोगों को कहा था कि ये व्यक्ति है कौन, है कहाँ, इसे लेके आओ, जिंदा या मुर्दा जैसे है उसे लेके आओ। तो यही होती है जो तानाशाही की बात होती है, जब सारे लोग अपने गुलाम होते हैं
तो कुछ दिन के लिए जब तक उनका उपयोग आपके लिए होता है तब तक वो गुलाम अच्छे लगते हैं, बाद में गुलाम जब उनका उपयोग नहीं रहता है वो निकलते हैं। और इस वक्त एक ब्रेक के बाद अब 4 कांग्रेस सांसदों का निलंबन हुआ है वापस। आम लोगों की नुमाइंदे होने के नाते लोकसभा से निलंबित 4 सांसदों का निलंबन वापस करने का फैसला हुआ है। स्पीकर ने सांसदों को प्लेकार्ड न लाने की हिदायत दी, यानी कि वो तख्तियां लेकर नहीं आए। पूरे सत्र के लिए ये कांग्रेस सांसद निलंबित हुए थे। ये 4 कांग्रेस सांसद जिनका निलंबन अब वापस कर दिया गया है। सरकार की ध्यान आकर्षण करने के लिए और आम लोगों की जो तकलीफें हैं, जिन 4 कांग्रेस सांसदों का निलंबन वापस हुआ है वो हैं मणिकम टेगोर, रम्या हरिदास, ज्योतिमणि और टीएन प्रतापन। मैं सभी दलों से यह आग्रह भी करूंगा, निवेदन भी करूंगा कि वह प्ले कार्ड लेके नहीं आए, क्योंकि प्ले कार्ड लेकर आप आसन के सामने लाएंगे तो सदन के अंदर जो भी आसन में बैठे हैं उसकी मर्यादा बनाए रखने के लिए, सदन की मर्यादा बनाने के लिए हमें न चाहते हुए भी कार्रवाई करनी पड़ती है। हम किसी सदस्य को, उसको जनता ने चुनकर भेजा है, हम किसी सदस्य को संसद की कार्रवाई में हिस्सा न ले, ये हम कभी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सभी दल के नेताओं से आग्रह है कि प्ले कार्ड लेकर सदन में नहीं आए। ये मैं अंतिम बार उनको मौका दे रहा हूं, लेकिन प्ले कार्ड लेके आएंगे तो मुझे न सरकार की सुनूंगा न इधर की सुनूंगा, मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। सर, जैसे आपने कहा और श्री अधीर रंजन जी ने कहा है कि हम पूरा नियम और प्रोसीजर फॉलो करेंगे। नियम और प्रोसीजर में ये स्पष्ट है कि विदाउट एनी एम्बिग्यूटी दिट इज ए क्लियर दैट इट इज वेरी वेरी क्लियर दैट दे कैन नॉट ब्रिंग प्ले कार्ड्स एंड दैट्स वाई मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके आदेश के अनुसार वो आदेश पालन करना चाहिए। विथ दिस रिक्वेस्ट मैं जो सस्पेंड हुआ है उन एमपीज का सस्पेंशन विथड्रॉ करने के लिए मूव करता हूं। कांग्रेस सांसदों का निलंबन वापस लिए जाने के बाद लोकसभा में महंगाई पर चर्चा शुरू हुई। तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने महंगाई का विरोध करने का अनोखा तरीका अपनाया है। उन्होंने सदन में भाषण के दौरान कच्चा बैंगन खाकर नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध किया। उनका कहना था कि गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं कि सब्जी पकाकर खाना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि देश में पिछले 14 महीने से महंगाई के आंकड़े डबल डिजिट में हैं। ये 30 साल में सबसे ज्यादा है। चावल, दही, पनीर और पेंसिल और शार्पनर जैसी रोजाना के इस्तेमाल की चीजों पर जीएसटी बढ़ाई गई है। कि अर्थव्यवस्था का जो पतन हुआ वो सिर्फ कोविड के कारण नहीं हुआ। कोविड उसमें एक फैक्टर हो सकता है, पर उससे पहले ही जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो लगातार और निरंतर गिरती जा रही थी। इस नोटबंदी के बाद सरकार ने जीएसटी लागू किया और उस जीएसटी का सीधा सीधा असर क्या हुआ कि 2,30,000 जो एमएसएमई क्षेत्र में छोटे लघु उद्योग थे वो छोटे लघु उद्योग बंद हो गए और वो आज भी उस मार से उभर नहीं पाए। पूरी दुनिया तबाह है कोविड के कारण, पूरी दुनिया। आप अमेरिका को देख लीजिए, यूरोप को देख लीजिए, आसपास पड़ोसी को देख लीजिए, श्रीलंका के हालात को देख लीजिए। सभी जगह रोजगार छीने जा रहे हैं, सभी जगह इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। चाइना में तो जो उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि वहां जो है बैंकों के सामने टैंक लगे हुए, और उस हालात में यदि हमारे यहां गरीब जो है दो पेट का उसको खाना भरपेट मिल रहा है, तो क्या हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद नहीं देना चाहिए?
मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक रिहायशी इलाके में बने एक छोटे अस्पताल में बहुत बुरी आग लग गई और आग बुझाने के लिए यहां पे फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिसमें खबर है कि अब तक आग पर काबू पा ली गई है। इसमें 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जिसमें 5 मरीज हैं, 3 अस्पताल के लोग हैं। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। बहुत सारे मरीजों को और घायलों को दूसरे अस्पतालों में भी शिफ्ट कर दिया गया है। ये न्यू लाइफ स्पेशलिटी अस्पताल जो एक रिहायशी इलाके में है और ज़्यादा बड़ा अस्पताल नहीं है, उसमें आग लगी है। और अभी तक जो खबर मिली है उसके मुताबिक शायद आईसीयू में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी हो सकती है, पर इसकी अभी जांच होगी, तब कारणों का पता चलेगा। और इस पर भी जांच होगी कि क्या सेफ्टी मेजर्स यहाँ पर लिए गए थे या नहीं। न्यू लाइफ सिटी हॉस्पिटल है। इसमें करीबन ऐसी सूचना मिली थी कि करीबन 2:30 से 3 के बीच में एक यहाँ घटना हुई है, जिसमें कि जब बिजली गई तो जो जनरेटर पे जो बिजली ट्रांसफ़र होती है उसके दौरान कुछ शॉर्ट सर्किट जैसी घटना, अभी जितना हम पूछताछ कर पाए उसमें ये तथ्य आए कि उसके कारण यहाँ आग लग गई थी, जिससे जो कि नीचे से ऊपर की तरफ गई। और इसमें तत्काल जो है पुलिस बल, फायर ब्रिगेड वगैरह पहुंचे। पुलिस ने शीशा वीशा तोड़ करके कुछ लोगों को रेस्क्यू करने में भी फायर ब्रिगेड के साथ मदद करी। अभी तक जो कंफर्म कैजुअलिटीज़ हैं वो 8 है, जो 8 से 10 तक ये फिगर हो सकता है। इस समय हम जबलपुर के एक ऐसे अस्पताल के सामने खड़े हैं जो अभी अभी हादसे का शिकार हुआ। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ये दमोह नाका शिवनगर में स्थित है। इस हॉस्पिटल में लगभग 2 बजे एक हादसा हुआ, जो बाहर जनरेटर रखा है, इस जनरेटर से आग लगना शुरू हुई। और चूंकि आने जाने का रास्ता एक ही था, इसलिए जो अंदर के लोग थे वो भीषण आग के चलते बाहर नहीं भाग पाए। इस भीषण दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और कई सारे लोगों को आसपास के हॉस्पिटलों में भेजा गया है। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है, आग बुझा ली गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है कि एक व्यावसायिक 2 दुकानों में हॉस्पिटल बना दिया गया। प्रशासन ने इस पर जांच के आश्वासन दिए हैं और कहा है कि जबलपुर की सभी अस्पतालों की जांच की जाएगी। जबलपुर के एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने 8 मौतों की पुष्टि की है और वो उनका मानना है कि अभी हो सकता है कुछ मौत और भी बढ़ें। जबलपुर संजीव चौधरी।